12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बना हुआ है और आइए बात करते हैं बिहार की चुनावी जंग की, जहां काराकाट लोकसभा सीट बेहद दिलचस्प हो गई है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गए हैं भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह। जी वही पवन सिंह जिन्हें बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बंगाल आसनसोल से पवन सिंह ने उम्मीदवारी वापस ले ली थी। अब पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पवन सिंह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान पवन सिंह से हमारी संवाददाता निधि श्री ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। देखिए, काराकाट वाली जो सीट है, आपको बता दें एनडीए में ये गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली है। इस सीट से खुद एनडीए में गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी के सदस्य पवन सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर गए हैं और शुरुआती नजर में ऐसा लगता है उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। उन्हीं से खास बातचीत सुनिए। कुछ भी पर्सनल सवाल नहीं करूंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पवन सिंह की, काराकाट पहुंचे हुए हैं, चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में पवन सिंह, उस काराकाट से जहां एनडीए की तरफ से जो सीट है वो साथी उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है और अब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही पवन सिंह चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो पवन सिंह काराकाट पहुंचे हैं रोड शो करने के लिए और मैं शुरुआत करूंगी पवन सिंह के उसी वाक्य से जिसमें उन्होंने कहा था कि तूफान जे आवेला शांत हो जाला, हवा जे चलेला वो शांत हो जाला। इंसान के लंबी रेस के घोड़ा बने के चाहिए और पवन सिंह आज लंबी रेस की घोड़ा बनने की खातिर आज ये तस्वीर, ये दीवानगी, ये स्टारडम, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल के जरिए जे भी हमके माता बहन भैया चाचा देख रहा है सबके प्रणाम। आपको धन्यवाद जो इस जन सैलाब में, जन आशीर्वाद यात्रा में मैं निकला हूं और आप आए हो इस बीच में, हम सब के बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। लोग आपके दीवाने हैं, खास तौर पर जो यूथ है वो मैं देख रही हूँ। महिलाएं छत से आपको देखने के लिए घंटों इंतजार कर रही हैं। किसी ने घर की शादियां छोड़ी है आपको देखने के लिए। ये जो दीवानगी है ये क्या साबित करती है पवन? ये एक कलाकार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जहां तक आपने शुरुआती दौर में बोला अपने से कि हर किसी को वो काम करना चाहिए वो जो लंबे रेस का घोड़ा बने। आप ही ने कहीं इंटरव्यू में कहा। पवन सिंह 32 साल से गाना गा रहा है, 20 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ और ये आप जो हमारी जनता का जो आप आशीर्वाद और प्यार देख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये प्यार मुझे मिलता है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। 10 साल आप बीजेपी के साथ रहे। 2014 में आपने बीजेपी की सदस्यता ली थी। 2014 में आपने बीजेपी की सदस्यता ली। 2019 में आपको हावड़ा से लड़ाने की बात हुई। 2024 में आपका आसनसोल के लिए नाम तय हुआ और आप बहुत खुश भी थे। आपने कहा कि मैं खुश हूँ, आसनसोल की जनता आपको चुनने जा रही है। और अचानक क्या हुआ? देखिए क्या है, पहली बार आपको, जब से आप चुनावी मैदान में हैं, पूरा देश सुन रहा है। पहली बार आपका इंटरव्यू हो रहा है, पूरी बात कही। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बस इतना कहूँगा जो बीत गई सो बात गई। ऐसे कैसे? मैं बोला ना, बीत गई सो बात गई। मैं हर किसी का सम्मान करता हूँ। मैं बस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने जनता के बीच में हूँ और जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो आपको दिख रहा है। हुआ क्या था? है कुछ पर्सनल मैटर, उसको अंदर ही रहने दीजिए। हर बात को बाहर निकालना मैं जरूरी नहीं समझता। 2016 की 25,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया है।
ममता बनर्जी कहती है इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की कहां साजिश है भाई, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ममता दीदी अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकती। मंत्रियों के घर से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकलता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और बेरोजगार युवाओं से एक नौकरी के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया इकट्ठा किया गया। इसका कोई हिसाब है? ममता जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो रैंपड करप्शन हुआ है नौकरियां देने में, इसके कारण हाईकोर्ट ने स्टेप लिया है, और हाईकोर्ट के इस कदम ने ममता बनर्जी के शासन को कंप्लीट एक्सपोज कर रख दिया। अमित जी, इस समय कांग्रेस विपक्ष ये कहता है कि जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं सीए को लेकर, कांग्रेस के नाम पर, पी चिदम्बरम कहते हैं सीए के नाम पर जिस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सीए देश का कानून है। हमारे शरणार्थी भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जमीन की हकीकत है। ना कांग्रेस को बहुमत मिलना है और ना कानून बदलना है। हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि हमारे सारे शरणार्थी भाई, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इस सभी को हम नागरिकता देंगे, सम्मान देंगे और हम सब जैसा अधिकार भी देंगे। पक्ष कहता है कि इस बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, चुनाव लड़ना है तो अब तक क्यों सस्पेंस रखा था? मेरी तो समझ में नहीं आया। इतने बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि जनाधार खिसक गया है। एक आखिरी सवाल, मनमोहन सिंह का 18 साल पुराना बयान उठाकर विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने धर्म की लड़ाई कर दिया है इस चुनाव को, कैसे देखते हैं इसको? 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का बयान उठाकर विपक्ष ने का आरोप है कि बीजेपी इसको फिर से धर्म का चुनाव कर रही है विकास की जगह। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। अब मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? इस देश में कोई संविधान है या नहीं? मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला गरीब का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो। लेकिन इस समय जो भीड़ है मालदा की, वो देखते ही बनती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मालदा, एबीपी न्यूज। गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में रोड शो कर रहे हैं और उसी दौरान हमारी सहयोगी मनोज्ञा ने उनसे खास बातचीत की है। कुल मिलाकर सीधे निशाने पर अमित शाह के कांग्रेस से लेकर बंगाल में क्यों कहें तो ममता बनर्जी तक, और सवाल तो यहां तक पूछा जा रहा है अमित शाह की तरफ से कांग्रेस से कि अगर यूपी से चुनाव लड़ना है राहुल गांधी को, तो फिर अभी तक चुप्पी क्यों, इतनी देरी क्यों? कुल मिलाकर सवालों के कटघरे में कांग्रेस को खड़ा करते हुए बीजेपी की रणनीति जो है वो लाउड एंड क्लियर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है सुनाई दे रही है। विजय जी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को लेकर और तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने को लेकर। बिल्कुल ठीक बात है। तुष्टीकरण एक ऐसा मुद्दा है ना जो कांग्रेस को निशाने पे लेने के लिए सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, जिस पर बात कर सकते हैं। कांग्रेस की कमजोरनेस है और कांग्रेस उसका बहुत ठोस तरीके से या स्पष्ट तरीके से कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो उस दोनों चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भाई इस वोट के मुझे न तो जरूरत है न मुझे मिलने वाला है, तो वो एक अपने स्पष्ट तरीके से क्लियर एंड लाउड है। लेकिन कांग्रेस को कंफ्यूजन रहता है, और अभी तो खासतौर से ये हो गया जब इंडिया गठबंधन हो गया तो उसके लिए और मुश्किल हो गया कि वो किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति से या जो भी आप उसे नाम दें, उन आरोपों से कैसे खुद को बचाए। विरोधी तो फंस गई है क्या कांग्रेस? तुष्टीकरण कांग्रेस के लिए कोई नया आरोप तो है नहीं, अडवाणी जी के जमाने से चल रहा है। तो जिनको तुष्टीकरण के खिलाफ वोट देना है वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, और उसके बाद जो तुष्टीकरण के आरोप को बाई नहीं करते हैं वो उसके साथ हैं। ये आरोप कब भाजपा ने कब नहीं लगाया? कर्नाटक के चुनाव में भी लगाया, ये हिमाचल में भी लगाया, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ भी लगाया, हमेशा लगाया है। तो ये आरोप कांग्रेस पर तुष्टीकरण का, जैसे भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप कांग्रेस लगाती रही, लेकिन क्या हुआ? तो जितना नुकसान पहले कभी हुआ रहा होगा, नहीं हुआ, उसको भाजपा को फायदा मिलता रहा। ठीक है। तो ये कहना एक आरोप से एकदम से कोई फंस जाए, वो मैं उससे मतलब सहमत नहीं। लेकिन राकेश शुक्ला जी, आप किस रूप में देख रहे हैं बीजेपी की इस रणनीति को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2006 का दिया हुआ एक बयान, उसको सामने रखा जा रहा है, उसके जरिए कांग्रेस को घेरा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उस बयान को भी पूरा
तोड़ मरोड़ कर बीजेपी इस्तेमाल करी। मतलब 2006 वाला बयान 2024 में इसकी एंट्री क्यों? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को 2-3 स्तर पे देखिए। एक तो मनमोहन सिंह जी के बयान को पहले फ्लोर पे रखा गया, यानी पब्लिक के बीच में परोसा गया। फिर अभी कई बच्चों वालों का जो विषय लाया गया उसको रखा गया। फिर रामनवमी और राम का विषय भी लाया गया। इन सबको का जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र को निशाना बनाया जा रहा है, घोषणा पत्र में जो मूल बात कही गई है सामाजिक न्याय की। आप ये कह रहे हैं हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, तो सामाजिक न्याय को वो काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सामाजिक न्याय में स्पष्ट नहीं की है कि वो क्या करना चाह रही है। तमाम तरह के न्याय के एक बुके बना के कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है। नहीं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण वाली बात बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ उससे वो ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि सामाजिक न्याय हम कैसे देंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे जो हिंदू वोटरों के दिमाग पे पहले से बैठा हुआ है। फिर सीएए हम ला रहे, एनआरसी हम ला रहे, यूसीसी हम ला रहे। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पे हिंदू वोटरों के बीच में परोसा जा रहा है और वही कांग्रेस की परेशानी का कारण बन रहा है। लेकिन यहाँ तो बात वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो है, वहां से शुरू होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह उनका 2006 वाला बयान, और अब बात जो है वो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र तक आ गई है ना। देखिए, जहाँ तक मंगलसूत्र के आने की पहले की बात है तो वो अब जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में तुष्टीकरण की राजनीति को पल्लवित पुष्पित किया है तो उस पर फिर काउंटर करना ही था और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता उसी को काट करके आगे निकलना था, जो तय है बिल्कुल और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है। आप कुछ भी कहिएगा, कुछ भी कीजिएगा, तो मैं ये सब बयानों को अभी के लिए नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि इसका होना ही था और ये इसका रास्ता दूसरा जो भी उस समय और होगा, जब ये शुरुआत हो गई है तो ये आगे कैसे बढ़ रहा है। और आपको सुनाती हूँ मैं किस तरीके से जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी राजस्थान की चुनावी सभा में, अब तमाम बीजेपी के नेता और खुद गृह मंत्री अमित शाह कैसे उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल की खास बातचीत सुनाते हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह इस समय मालदा जिले में अपना बंगाल का रोड शो कर रहे हैं। भीड़ देखते ही बनती है। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर, जिस राज्य में एक समय जय श्री राम कहने पर नाराज हो जाती थी सरकार? अब जनता स्वयं जय श्री राम बोलती है और ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बंगाल में इस बार हम मोदी जी के नेतृत्व में 30 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। मालदा की सीट हम सिर्फ 5000 वोट से हारे थे, इस बार बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम मालदा जीतने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 2016 की 25,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी कहती है इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की कहां साजिश है भाई, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ममता दीदी अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकती। मंत्रियों के घर से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकलता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और बेरोजगार युवाओं से एक नौकरी के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया इकट्ठा किया गया। इसका कोई हिसाब है? ममता जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो रैंपड करप्शन हुआ है नौकरियां देने में, इसके कारण हाईकोर्ट ने स्टेप लिया है और हाईकोर्ट के इस कदम ने ममता बनर्जी के शासन को कंप्लीट एक्सपोज कर रख दिया। अमित जी, इस समय कांग्रेस विपक्ष ये कहता है कि जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं सीए को लेकर कांग्रेस के नाम पर, पी चिदम्बरम कहते हैं सीए के नाम पर जिस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सीए देश का कानून है। हमारे शरणार्थी भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जमीन की हकीकत है। ना कांग्रेस को बहुमत मिलना है और ना कानून बदलना है। हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि हमारे सारे शरणार्थी भाई, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इस सभी को हम नागरिकता देंगे, सम्मान देंगे और हम सब जैसा अधिकार भी देंगे। पक्ष कहता है कि इस बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, चुनाव लड़ना है तो अब तक क्यों सस्पेंस रखा था? मेरी तो समझ में नहीं आया। इतने बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि जनाधार खिसक गया है। एक
आखिरी सवाल, मनमोहन सिंह का 18 साल पुराना बयान उठाकर विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने धर्म की लड़ाई कर दिया है इस चुनाव को, कैसे देखते हैं इसको? 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का बयान उठाकर विपक्ष ने का आरोप है कि बीजेपी इसको फिर से धर्म का चुनाव कर रही है विकास की जगह। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। अब मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? इस देश में कोई संविधान है या नहीं? मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला गरीब का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी का भी हो। लेकिन इस समय जो भीड़ है मालदा की, वो देखते ही बनती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मालदा, एबीपी न्यूज। देखिए, बिहार के चुनाव मैदान में तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। कल पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दे रहे तो मतलब एनडीए को वोट दे रहे हो। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब पप्पू यादव कह रहे हैं तेजस्वी एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। अब यहाँ बोल रहे हैं एनडीए को जिता दो, आगे जाके क्या बोलेंगे? तो एनडीए वाले तो ट्वीट कर दिया है, बधाई तेजस्वी जी साथ देने के लिए। जदयू वाले ने तो ट्वीट कर दिया, सबने ट्वीट कर दिया। अब आप और जगह क्या बोलेंगे? वो तो इनके वीडियो को बोलेंगे कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को जिताने के लिए कहा है। तो अब तो बिहार में कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अभी भी आप क्या करेंगे। रेस्ट चुनाव में अब कांग्रेस यदि अभी भी नहीं सोचती है, तो मैं तो भैया बहुत क्लियर हूँ कि पूर्णिया का जनता बिना जाति धर्म मजहब से सब कुछ से ऊपर उठ चुकी है, और ये लड़ाई अब पूर्णिया के मान सम्मान की हो गई है, उसके जीवन मौत से जुड़ गया है। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकार लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। खबर महाराष्ट्र से है, जहां चाचा भतीजे की चुनावी लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। कल हमने इसी शो के दौरान अजित पवार का इंटरव्यू, मतलब भतीजे का इंटरव्यू आपको दिखाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि चाचा शरद पवार तो खुद ही बीजेपी के साथ जाना चाह रहे थे, मोदी के साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे। अब शरद पवार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। शरद पवार कह रहे हैं अलग विचार रखना कोई गुनाह नहीं है, अगर कोई दूसरी विचारधारा मानता है तो ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्टी को धोखा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लेना ये धोखे वाली बात है। तो भतीजे पर चाचा ने अब कैसे निशाना साधा है, जरा ये सुनिए। जिस प्रकार की हम राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र में देख रहे हैं, एक पवार वर्सेस पवार, इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। आपको क्या लगता है, ये सही हो रहा है राजनीति में एक फैमिली का हिस्सा हो? आपने कई सालों से फैमिली जोड़ कर रखी थी, पर आज ऐसे दिन देखने मिल रहे हैं। पॉलिटिकल लाइन लेकर काम करना, इस बारे में अलग अलग व्यूज भी हो सकते हैं, फिर भी अलग व्यू हो ये कोई गुनाह नहीं है। अपनी विचारधारा रखने का हर आदमी को अधिकार है। दूसरी विचारधारा स्वीकार करना किसी ने तय किया तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। पर बहू के खिलाफ आपको प्रचार करना पड़ रहा है। इतने सालों से आपके संबंध थे, आपने पूरी फैमिली को जोड़ कर रखा था। आपकी फैमिली सबके लिए, कई लोगों के लिए आदर्श भी थी। ये सीधी बात है कि आज तक हम लोगों ने राजनीति की तो गांधी नेहरू के आइडियोलॉजी मद्देनजर रखकर और बीजेपी अंततः विचारधारा के खिलाफ की। आज जो हमसे दूर होकर बीजेपी के साथ जाने का विचारधारा जिन साथियों ने, जिस परिवार के सदस्य ने किया,
वो उनका अधिकार है, मगर ये भी भूलना चाहिए कि जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ, बीजेपी के खिलाफ बात रखता हूँ और लोग मुझे समर्थन देते हैं और चुनकर आने के बाद वही बीजेपी के साथ में जाऊँगा, तो ये विचारधारा ये लोगों को हम लोगों ने धोखा दिया है, ऐसी स्थिति हो गई। देखिए, अजीत पवार मतलब भतीजे को लेकर सवाल जब ये कि वो बीजेपी के साथ क्यों चले गए, तो इस सवाल पर शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार ही इस सवाल का जवाब तो दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सिंचाई घोटाले को लेकर अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अजीत पवार को कटघरे में खड़ा किया था, और क्यों अजीत पवार चले गए बीजेपी में, इसका जवाब शरद पवार कह रहे हैं मैं नहीं दे सकता, अजीत पवार ही दे सकते हैं। और साहब, आपने देश की राजनीति करीब से देखी है, महाराष्ट्र की राजनीति तो आपने खुद के हाथ से कई बार बनाई है और बिगड़ाई भी देखी है। ऐसा महाराष्ट्र का कौन सा श्राप है कि जिसकी वजह से चाचा और भतीजे में हमेशा झगड़ा होते दिखाई दे रहा है? राज ठाकरे बाल ठाकरे हो, धनंजय मुंडे हो, गोपीनाथ मुंडे हो, या अजीत पवार शरद पवार हो, क्या ऐसा कौन सा श्राप है महाराष्ट्र? ऐसा श्राप भी मैं तो बोल नहीं सकता, ये कोई ज्योतिष है वो कह सकता है, मेरा इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं। मेरे अपना काम, अपनी नीति और अपनी नीति से आगे साथ सहयोग देने वाले साथी, इनके लेकर आगे जाना काम करना। अजीत पवार आप पर काफ़ी आरोप लगा रहे हैं। 2014 में आपको भाजपा के साथ जाना था, 2017 में आपको भाजपा के साथ जाना था, 2019 में भी आपको भाजपा के साथ जाना था। आपने अमित भाई से बात भी की थी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपको गुरु मानते हैं, लेकिन इस तरह की जो आपकी प्रतिमा बनाई जा रही है, क्या इस बात में सच है? आप ही बताइए कि आपने 1, 2, 3 बार जाना था, कहा गए क्या? इस 3 बार में कभी गए? फिर जाना था। बात ऐसी है कि पॉलिटिक्स में लोग मिलते हैं, लोग बातें करते हैं, इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, और ये डायलॉग किया इसके जाने की तैयारी थी, ये कहना गलत। तो अजीत पवार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो अपने चाचा का हाथ छोड़कर उनको भाजपा के साथ जाना? अभी उनको ही कहना, उन्होंने जवाब देना चाहिए क्योंकि इस बारे में ऐसे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था, वो किसके बारे में था मुझे मालूम नहीं। और प्रधानमंत्री ने भोपाल से स्पीच में ये कहा था कि एनसीपी ये करप्ट पार्टी है, और एनसीपी वहाँ के नेता लोग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ में फंसे हैं और इरिगेशन में फंसे हैं, इसकी हम इंक्वायरी करेंगे। ये एजुकेशन नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली 3 महीने पहले किया था, तो मुझे बताने की क्या आवश्यकता है? ये प्रधानमंत्री ने ऐसा सेशन किया, इससे शायद किसी की नींद खराब हो सकती है और उसको रास्ता क्या है वो ढूंढ सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में तो शरद पवार जो हैं वो चाणक्य के तौर पर अपनी एक पहचान रखते हैं, और ऐसे में देश के आम चुनाव में जो बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया है अपने दम पर 370, एनडीए 400 पार, इसको लेकर शरद पवार कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा। 400 पार का नारा कभी सच नहीं हो सकता। सुनिए। आपको ये सब आपको मालूम था, या आपको थोड़ा मनाना था या मनाया था कि चलो आप भी चलो भाजपा के साथ जाते हैं, सरकार बनाते हैं? एक साल पहले हमारे कई साथी मेरे पास आए थे, ये बात सच है। वो कहते हैं बार बार कि सर गवर्नमेंट के साथ चलिए, कई लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज है, ये इंक्वायरी ऐसी चलेगी, हम उनको समर्थन नहीं देंगे तो आज नहीं कल किसी को जेल में जाने की नौबत आएगी, और इससे हमें छुटकारा दे दो, चलिए आप। ऐसे कुछ लोग हमें कहते थे, ये बात सच है। यानी साफ तौर पर इसका मतलब है कि जेल जाने की वजह से, ईडी की कार्रवाई होने की वजह से, कई आरोप का दाग लगने की वजह से ये सब लोग हैं भाजपा के साथ गए हैं, सरकार में गए हैं। सब के सब मैं नहीं कह सकता हूँ, कई लोग का कुछ लोग हो गए इसमें, मुझे डिटेल एक भी मैं बता नहीं सकता। पवार साहब, आप एक बात कर रहे हैं कि जो तोड़फोड़ की राजनीति है,
आपका परिवार टूटा, वहाँ पे ठाकरे की पूरी पार्टी टूट गई है, कहीं देश में ऐसे ही पार्टी टूटी है। क्या इससे मिशन 400 पार हो पाएगा? आपको लगता है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? देखेंगे, मुझे लगता है ये 400 पार करते मैंने कई जगह पर कहा कि उससे 580 कहना था कि इसके हर चीज़ हो दिखी, ऐसा कोई होगा नहीं। अभी देखेंगे, हम देखते हैं महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ जाता हूँ, लोग राजनीति का और खासतौर देश के प्रधानमंत्री, उनकी पॉलिसी, इसके बारे में नाराजगी बहुत है। किसानों में है, नौजवान बेरोजगार, वो कहाँ तक वोटों में कन्वर्ट होता है ये देखना होगा। और जो नाराज लोग हैं उनको पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाना, इसके लिए अपोजिशन कितना सक्सेस होता है इस पर ये निर्भर है। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि लोग मोदी सरकार से नाराज है और ऐसे नाराज लोगों को विपक्ष को पोलिंग बूथ पर लेकर जाना यही सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में विपक्ष का चेहरा लेकिन कौन, इस सवाल को लेकर शरद पवार की तरफ से जवाब दिया गया। वो कह रहे हैं कोई भी चेहरा संभव है, पहले चेहरा देने की कोई जरूरत नहीं, ये भी कह रहे हैं शरद पवार। सही मुद्दे पर आया, मैं अपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ जो राहुल गांधी का चेहरा दिखाई गया है, क्या ये सक्षम चेहरा आपको लगता है इंडिया का पार्ट हो? राहुल गांधी जिस तरह से लड़ रहे हैं, क्या ये वो सही लाइन पे जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि ये जो महागठबंधन है उसके 400 क्या 150 भी नहीं आ सकते। वो क्या कह सकते, कुछ भी कह सकते, मगर अल्टरनेटिव लीडरशिप देने के लिए आज नहीं कल बैठ कर रास्ता निकल सकते हैं। वो चाहे राहुल गांधी हो सकते और कोई भी हो सकते। एक बात साफ रखिए कि जब लोग तैयारी करते हैं बदलाव की, तो लोग देखते नहीं किसका चेहरा। कि 1976-77 में जब लोग परिवर्तन चाहते थे, तब परिवर्तन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। जयप्रकाश नारायण ने अपील किया और लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठा चुनाव लड़े, चुनाव जीते। और इसलिए आज चेहरा हो या वी हो या ए हो, इस पर कुछ नहीं। लोग चाहते हैं बदलाव, तो लोग बदलाव करें। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि मोदी सरकार से लोग नाराज हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, और जब लोग बदलाव चाहते हैं तो फिर वो चेहरे का इंतजार नहीं करते हैं। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। तिहाड़ जेल में हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शुगर लेवल को लेकर कुछ दिन से जो सियासी भूचाल आया हुआ है, शायद थमने का नाम अभी तक तो नहीं ले रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तूफान शांत होने वाला है, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को आखिरकार इंसुलिन दे दी गई है। केजरीवाल का शुगर लेवल पिछले दिनों लगातार हाई बना हुआ था, 320 तक टच कर रहा था अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल। आम आदमी पार्टी के सूत्र अब दावा कर रहे हैं ईडी की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को पहली बार सलाखों के पीछे इंसुलिन दी गई। और ये इंसुलिन का मुद्दा इसलिए इतना गर्मा गया था क्योंकि बाकायदा इसी इंसुलिन की इजाजत के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत तक का दरवाजा खटखटा दिया गया, जिसके बाद अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया कि एम्स के डायरेक्टर समेत जो डॉक्टर्स का पैनल होगा वही इस पूरे मामले पर फैसला लेगा। इस बीच हनुमान जयंती को लेकर सुनीता केजरीवाल दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंची हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त हमेशा बताते आए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा। आज हनुमान जयंती है और इस मौके पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आप देख रहे हैं, जो पहुंची हैं हनुमान मंदिर। तो ये तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आपने देखा जो हनुमान मंदिर पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हनुमान जयंती के मौके पर आज शोभा यात्रा निकाली। हनुमान जी के हाथ में इंसुलिन की तस्वीर भी थमा दी गई। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं अब हनुमान जी की कृपा से ही केजरीवाल को इंसुलिन मिल रही है।
आज हनुमान जयंती का दिन और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा निकालते हुए, लेकिन इस बार की शोभा यात्रा कुछ अलग अंदाज में। सौरभ भारद्वाज के हाथों में गदा है, गदे में इंसुलिन की तस्वीर लगी हुई है। जो हनुमान जी पीछे खड़े हैं उनके हाथों में भी इंसुलिन है। इंसुलिन इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिल पा रही। सौरभ जी, अब तो इंसुलिन मिल गई है तिहाड़ जेल के भीतर, फिर ये इस तरीके से इंसुलिन नहीं, इन्हीं की वजह से मिली है इंसुलिन। तिहाड़ जेल ने तो इंसुलिन दी नहीं, केंद्र सरकार ने इंसुलिन नहीं दी। सारे कैदियों को इंसुलिन मिल रही है, बताया गया। जेल में इंसुलिन उपलब्ध भी थी, फिर भी नहीं दी जा रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री को मारने की तैयारी थी। अब हनुमान जी के आशीर्वाद से उन्होंने अपने भक्त के संकट को हरने के लिए इंसुलिन लाए हैं, अपने जन्मदिन पे लाए हैं, अपने जन्मोत्सव पे लाए हैं। आपको लगता है कि आप पर आरोप भी लगेंगे भगवान का इस्तेमाल अब इस तरीके से कर रहे हैं इंसुलिन देने में? कोई भगवान के ऊपर आरोप नहीं लग सकते, ना हम पे आरोप लग सकते। हनुमान जी के परम भक्त हैं अरविंद जी, परम भक्त, और उनके संकट को हरने के लिए वो आए हैं। एक आरोप तो ये भी लगता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हनुमान भक्ति में आम आदमी पार्टी डूबी हुई नजर आती है। हालांकि आप हर साल करते हैं, लेकिन इस संदेश हर साल हनुमान जयंती मनाई जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है, इस बार भी मनाई जा रही है। इस बार क्या संजीवनी की आप डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि संजीवनी की बहुत ज्यादा जरूरत है पार्टी को। दिल्ली के मुख्य आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल में। केजरीवाल जी को तो इंसुलिन चाहिए था, उनको मिल गया, और हनुमान जी की कृपा से मिल गया। अब तो हम सिर्फ लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, जनता का आशीर्वाद ही हमारे लिए संजीवनी है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी खास तौर पर आज प्रार्थना की जरूरत है? जिस तरीके से वो जेल में है, पार्टी इस तरीके से आगे बढ़ के लिए प्रार्थना की जरूरत है, और आज हनुमान जी से उनका स्वास्थ्य ही मांग रहे हैं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकारी कैबिनेट मंत्री इस वक्त शोभा यात्रा निकालते हुए, और उनके पीछे जो हनुमान बने हैं उनके हाथों में आप देखिए कि इंसुलिन की तस्वीरें हैं। हनुमान की जो गदा होती है जो सौरभ यादव ने पकड़ी हुई है, उस गदा पर भी इंसुलिन की तस्वीरें चिपकाई गई हैं। और इंसुलिन को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी विवाद कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जो हाई शुगर के मरीज हैं उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है। तो आप आम आदमी पार्टी को सुन रहे थे, जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल को आखिरकार हनुमान जी की कृपा के चलते ही इंसुलिन सलाखों के पीछे मुहैया हो पाई है, और संजीवनी वो जनता के आशीर्वाद के रूप में इन चुनाव में आम आदमी पार्टी को यकीनन मिलेगी। ये आम आदमी पार्टी का दावा।